नमस्कार, मैं योगेश कुमार एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी के वास्ते यहाँ 3 बुक्स उपलब्ध हैं जिनको आप खरीद सकते हैं और इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी के लिए कंप्लीट बुक्स दी गई है। इस बुक्स के अंतर्गत सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, इन सभी के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो इस कंप्लीट बुक्स के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, इसको आप खरीद सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर 50 पेपरों का एक सेट दिया गया है जिसमें से पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इसमें आप 50 पेपरों को तैयार कर सकते हैं जिसमें सामान्य विज्ञान के, जीके के और मैथ और रीजनिंग के कंप्लीट क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो आप अपनी तैयारी को यहाँ और मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए 50 पेपरों का सेट ले सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे अगर आपको सामान्य विज्ञान स्पेशल पढ़नी है तो उसके लिए आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ करके एक बुक दी गई है। इसको भी आप कंप्लीट पढ़ सकते हो, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी टॉपिक्स को क्लियर किया गया है और इन संबंधित क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आप इन 3 बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, समझ सकते हो, ले सकते हो। यहाँ पर कंप्लीट तीनों, जिस बुक्स के अंतर्गत सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ साथ उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो कठिन प्रश्न है उनका सम्मिलित रूप से यानी कि सॉल्यूशन के साथ ये उपलब्ध है। ऐसे ही यहाँ पे 50 पेपरों का एक सेट दिया गया है, इसको भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, पढ़ सकते हो। और सामान्य विज्ञान को स्पेशली इस बुक्स को खरीद सकते हो जिसमें तीनों पार्ट भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को शामिल किया गया है। तो आज अपन एक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है साउंड एंड वेव्स, ध्वनि एवं तरंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव्स की। वेव्स क्या होती हैं? तरंगे। तरंगे 2 प्रकार की है। एक होती है अयांत्रिक तरंगे जिसको हम नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलेंगे, और एक होती है यांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। अयांत्रिक तरंगे और यांत्रिक तरंगों में क्या फर्क होता है? अयांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनको चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वो तरंगे होती हैं अयांत्रिक तरंगे। सम्मिलित करते हैं इसमें कौन सी तरंगे होती हैं? तो अयांत्रिक तरंगों के अंतर्गत जो तरंगे आती हैं वो आती हैं रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, एक्सरे, प्रकाश तरंग, अवरक्त तरंग। ये सभी तरंगे अयांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आती है जिनको किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी प्रकार की जो तरंगे हैं वो होती है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। इनमें सम्मिलित जो तरंगे आती हैं वो आती है ध्वनि तरंग। जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों को 2 हिस्सों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। यांत्रिक तरंग। यांत्रिक जो तरंग है वो 2 प्रकार से हम सम्मिलित करते हैं। एक तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरी जो तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग।
अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव, और अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये दो प्रकार की तरंगे होती है, दोनों को हम यांत्रिक तरंगे बोलेंगे, मैकेनिकल वेव्स। इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग वो होती है जो किसी डोरी के लंबवत चलते हुए संपन्न होती है। जो तरंग किसी डोरी के लंबवत चलते हुए पूरी हो, उस तरंग को क्या नाम देंगे? अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। अगर बात करें कि जो डोरी के लंबवत चलती है वो कौन सी तरंग होती है, तो इसमें हम सम्मिलित करेंगे प्रकाश तरंग, लाइट वेव्स। प्रकाश तरंग, लाइट वेव। दूसरा हम कहेंगे पानी की ऊपरी सतह पर उत्पन्न तरंग, पानी की ऊपरी सतह पर उत्पन्न तरंग। तो ये अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। किस प्रकार से चलेंगे यह भी हमने बात करी कि लंबवत चलते हुए संपन्न होंगी, जैसे कि इस प्रकार से चलेंगी, यहां से ये जो तरंगे हैं इस प्रकार से चलते हुए संपन्न होंगी। इन प्रकार की तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग की कैटेगरी में लेंगे। ये वाला जो पार्ट है, इसका ऊपर का जो पार्ट है, इसे हम बोलेंगे सरंग, सरंग। ये वाला जो नीचे का पार्ट है, इसे हम बोलेंगे गरत, गरत। फिर ये सरंग बनेगा, ये गरत, ये फिर सरंग, ये गरत, ये सरंग, ये गरत, ये फिर सरंग, ये गरत, सरंग, गरत, सरंग, और ये जो कंप्लीट हो गए यहां पे गरत। इस प्रकार से चलती हुई किसी डोरी के लंबवत चलती हुई जो तरंग कंप्लीट हो जाएगी, वो वाली तरंग किस नाम से जानेंगे? अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानेंगे। तो ये जो अनुप्रस्थ तरंग है, ये दो प्रकार के पार्ट बनाती है, सरंग और गरत। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी तरंगे हैं जो सरंग और गरत बनाते हुए संपन्न होती है। तो हम यहां सम्मिलित करें, वह कौन सी तरंग है जो सरंग व गरत बनाते हुए संपन्न होती है। वो तरंग कौन सी है जो सरंग और गरम यानी कि गरत बनाते हुए संपन्न होगी, तो उस तरंग का नाम हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हम पॉइंट इसके ऊपर आते हैं कि ये जो सरंग है और ये जो गरत है,
ये पूरा एक वेव बना देती है, इसको हम पूरा एक वेव बोलेंगे, तरंग बोलेंगे। यहां से शुरू हुआ तो यहां का इसका पार्ट और यहां से यहां तक का पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये यहां तक का, ये क्या बनाएगा, ये पूरा एक वेव कहलाएगा। दूसरा, इस सरंग और सरंग के बीच, यानी कि यहां से यहां तक, सरंग से सरंग के बीच की दूरी होती है जिसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे तरंग दैर्ध्य। सरंग और सरंग के बीच की जो दूरी है वो क्या लिखेंगे, तरंग दैर्ध्य। ऐसे ही गरत और गरत के बीच की दूरी वो भी तरंग दैर्ध्य जिसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। यहां लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, यानी कि वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, ये जो यहां का ऊपर का, यहां से और यहां तक का पूरा जो पार्ट है, इसको जैसे मैं यहां कहूं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का, या फिर इसको यहां से यहां तक का बोलूं, या फिर यहां से यहां तक का, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आयाम, एम्पलीट्यूड, जिसको ए से डिनोट करेंगे, ए यानी कि आयाम। आयाम, इसे हम बोलेंगे आयाम। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे कि दो सरंग के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो वो कहेंगे उसे तरंग दैर्ध्य, यानी कि लैम्डा से डिनोट करेंगे। जो ये पीक है, यानी कि जो वेव का हाफ हिस्सा है, जिसके मैक्सिमम जो हाइट होती है यहां पर जो ऊंचाई तक, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, उसका आयाम कहलाता है। ऐसे ही ये वाला जो सरंग के बाद में गरत का पार्ट है, इसका भी जो मैक्सिमम पार्ट होता है उसके भी क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ तरंग का पार्ट कहलाता है, हिस्सा कहलाता है। दूसरे प्रकार के जो यांत्रिक तरंग है उसे हम बोलेंगे कौन सी तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सेकंड तरंग की बात करते हैं। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आपको वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे, परंतु संपूर्ण सिलेबस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे जिनमें हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं, फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। दूसरे प्रकार की जो हमने तरंग ली थी यांत्रिक तरंगों में वो थी अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी तरंग होती है, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो जो तरंग किसी डोरी के समानांतर चलते हुए संपन्न होती है, यानी जो तरंग किसी डोरी के
समांतर चलते हुए संपन्न हो। जो तरंग किसी डोरी के समांतर चलते हुए संपन्न होगी, कंप्लीट होगी, उस तरंग को क्या बोलेंगे? उस तरंग को बोलेंगे अनुदैर्घ्य तरंग, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इस प्रकार की तरंगों का अगर मैं उदाहरण लूं तो ये वाली जो तरंग है ये होंगी ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग, साउंड वेव। साउंड वेव। अगर मैं बात करता हूं ध्वनि तरंग की, तो कहता है ध्वनि तरंग कौन सी प्रकार की तरंग है? तो हम क्या बोलेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग जो कि किसी समानांतर चलते हुए कंप्लीट होंगी, कैसे होगी इसको भी समझ लेते हैं। ये इस प्रकार से चलती हुई संपन्न होंगी। इस प्रकार से जो तरंगे चलती हुई कंप्लीट होगी, इसमें ये वाला जो नजदीक नजदीक की जो पैरेलल लाइंस है, इसे हम बोलेंगे संपीडन, संपीडन, कंप्रेशन। और ये जो गैप है, इन लाइनों के बीच में जो गैप है, इसे हम बोलेंगे विरलन। विरलन। तो ये फिर क्या बन गया? संपीडन, ये फिर विरलन, फिर संपीडन, फिर विरलन। इस प्रकार से जो समानांतर चलते हुए संपन्न होंगी, कंप्लीट करेंगी, वो वाली तरंग क्या कहलाएंगी? उन तरंगों को नाम देंगे अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंगों को हम सिंपली ये बात करें तो वो इस प्रकार से कंप्लीट, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ये इस प्रकार से भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप यहां समझ सकते हो कि ये जो पास पास की लाइनें हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे संपीडन, संपीडन। और ये जो गैप बना हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? विरलन, रेयरफैक्शन, विरलन। यानी कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जो संपीडन और विरलन, या फिर हम कहें संपीडन और विरलन, संपीडन और विरलन, इस प्रकार से चलती हुई कंप्लीट करेंगी, वो वाली तरंग क्या कहलाएंगी? तो उन तरंगों को नाम देंगे अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंगों का अगर एग्जांपल पूछे कि कौन सा है, तो हम नाम देंगे ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग को किस प्रकार से संपन्न करेंगे? तो हम कहेंगे संपीडन और विरलन के रूप में। तो क्वेश्चन है कि ये बन जाता है, वह कौन सी तरंग है, वह कौन सी तरंग है जो संपीडन व विरलन के रूप में चलते हुए संपन्न होती है। तो उस तरंग का नाम अगर पूछे कि वो कौन सी तरंग है जो संपीडन और विरलन के रूप में चलती हुई संपन्न होगी, तो उस तरंग का नाम हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। तो आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग। तो ये तरंग, तो हमने यहां पर दो महत्वपूर्ण तरंगों की बात करी जो कि यांत्रिक तरंगे हैं। पहले हमने बात करी
अनुप्रस्थ तरंग की, तो अनुप्रस्थ तरंग में क्वेश्चन निकल के आया कि जो सरंग और गरत के रूप में चलेगी, संपन्न होगी, वो वाली तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी। दूसरी जो तरंग हमने बात करी अनुदैर्घ्य तरंग, जो कि संपीड़न और विरलन के रूप में चलते हुए संपन्न करेगी, वो वाली तरंग क्या कहलाएगी? अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगी। इसमें भी सेम वही पार्ट कि संपीड़न और संपीड़न के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वही लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य कहलाएगा, या फिर विरलन और विरलन के बीच की दूरी को भी हम क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य बोलेंगे, यानी कि लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण तरंगे, दोनों के ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये कि ध्वनि तरंग कौन से प्रकार की तरंग है, तो बोलेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। प्रकाश तरंग कौन से प्रकार की तरंग है, तो बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। या फिर हम बोलेंगे कि संपीड़न और विरलन के रूप में कौन सी तरंग कंप्लीट होगी, तो बोलेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। और सरंग और गरत के रूप में कौन सी तरंग कंप्लीट होगी, तो फिर बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। आइए अब हम आगे बात करते हैं। जो टॉपिक के हम ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है ध्वनि तरंग, यानी कि अब हम ध्वनि तरंग से रिलेटेड यानी कि ध्वनि के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम पॉइंट के ऊपर बात करते हैं ध्वनि, साउंड। सबसे पहले हमने बात करी कि ध्वनि तरंग कौन से प्रकार की तरंग है, तो हमने बात करी कि ये अनुदैर्घ्य तरंग है। हम बात कर लेते हैं कि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, तो इसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो हम कहेंगे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की। यानी कि माध्यम होगा तो ही ध्वनि चल पाएगी। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि का चलना संभव नहीं है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि अंतरिक्ष में दो व्यक्ति पास होने के बावजूद भी आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो उसका कारण है कि अंतरिक्ष के अंदर वायुमंडलीय स्थिति नहीं है, मतलब कि माध्यम नहीं है। और जब माध्यम नहीं होता तो ध्वनि नहीं चल पाएगी, और जब ध्वनि नहीं चलेगी तो पास खड़े हुए व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं कर सकते, यानी कि उनकी बातचीत एक दूसरे को सुनाई नहीं देगी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक तभी पहुंच पाएगी जब बीच में क्या हो? माध्यम हो। और माध्यम चाहे फिर वो कोई सा भी हो, क्योंकि माध्यम यहां पे 3 माध्यम की हम बात करते हैं। 3 माध्यम की बात करते हैं। कौन कौन सा माध्यम? एक माध्यम मैं नोट करता हूं यहां, ठोस माध्यम सॉलिड। दूसरा माध्यम द्रव, और तीसरा माध्यम गैस। यानी कि माध्यम होना चाहिए, फिर चाहे वो ठोस हो, चाहे फिर वो द्रव हो, या फिर माध्यम गैस हो। अगर माध्यम होगा तो ही ध्वनि का चलना संभव है, अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि का चलना संभव नहीं है। और जहां माध्यम नहीं होता उस स्थिति को बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम, निर्वात। और निर्वात में यदि क्वेश्चन आता है कि निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वहां हम बोलेंगे कि निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। क्यों? क्योंकि निर्वात का मतलब है माध्यम का ना होना, और माध्यम के न होने का मतलब है ध्वनि का ना चलना। और ध्वनि अगर नहीं चलेगी तो वहां पर वेग क्या आएगा? 0। तो हमने यहां पर बात करी, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में दो व्यक्ति आपस में बातचीत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अभी हमने बात करी कि प्रकाशीय तरंग और ध्वनि तरंग दोनों अलग अलग प्रकार की तरंगे हैं। प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि जो तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। कहता है कि दोनों उत्पन्न होती है एक साथ। जैसे कि हम बात करें एक साथ कैसे, कि जब बादल गरजते हैं तो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, और जब बिजली की चमकने की बात होती है तो प्रकाश तरंग उत्पन्न होती है। तो कहता है कि ये दोनों चीजें जब उत्पन्न होती है तो धरातल पर ध्वनि बाद में सुनाई देती है, और बिजली की जो चमक से जो लाइट उत्पन्न हुई है वो कहता है प्रकाश तरंग पहले पहुंच जाती है। इसका कारण क्या है? तो कहते बादलों की गर्जन से जो ध्वनि उत्पन्न हुई और बिजली के चमकने से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, उनमें प्रकाश के पहले पहुंचने का कारण क्या है? तो उसका कारण हम ये जानेंगे। और कारण क्या है कि हमें ये मालूम है कि ध्वनि का जो वेग है वो वायु के अंतर्गत यानी कि सबसे कम होता है, और वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। और जब हम बात करते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश का वेग जो वायु में होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है।
तो दोनों में तुलना करने पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि प्रकाश का वेग क्या है, ज्यादा है। कहां 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और कहां 332 मीटर पर सेकंड। यही कारण है कि बादलों के गर्जन से उत्पन्न साउंड, ध्वनि हमें बाद में सुनाई देगी, किसकी तुलना में, प्रकाश के पहुंचने की तुलना में, क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। अब हम बात कर रहे थे ध्वनि के वेग की, उसके ऊपर आते हैं। हमने कहा कि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, हमने बात करी माध्यम चाहिए। माध्यम हमारे पास 3 है, तो कहता है इन 3 माध्यमों में ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में आएगा, तो सबसे अधिक ध्वनि का वेग आएगा ठोस में, सर्वाधिक। सर्वाधिक वेग ध्वनि का किस में होगा, ठोस में। और सबसे कम ध्वनि का वेग किस में होगा, गैस में, सबसे कम। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे सामने आए कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक यदि पूछे और माध्यम दे रखा हो तो आपका आंसर हो जाएगा ठोस। ध्वनि का वेग सबसे कम पूछे और माध्यम दे रखा हो तो हमारा आंसर हो जाएगा गैस। लेकिन कई बार क्या होता है, माध्यम नहीं देता और उस माध्यम की तुलना में किसी पदार्थ की बात कर लेता है। और अगर हम पदार्थ की बात करें तो हमारे पास बात आती है स्टील। कहता है स्टील में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा, ध्वनि का वेग सर्वाधिक। अगर क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जाए कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा और ऑप्शन में माध्यम ना हो, तो फिर कोई पदार्थ की बात करेगा और पदार्थ की बात करता है तो उसमें मोस्टली जो ऑप्शन आता है वो कौन सा, स्टील। इसी प्रकार से ध्वनि का वेग सबसे कम, हमने यहां पर बात करी गैस में, लेकिन कई बार कंडीशन बस ये दे देता है वायु में। ध्वनि का वेग सबसे कम होता है, ध्वनि का वेग सबसे कम। सबसे कम यदि ध्वनि का वेग होता है तो वो किसमें होगा, वायु। कितना होगा तो हमने यहां पर बात करी 332 मीटर पर सेकेंड। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, अगर मैं ये कह दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में ध्वनि का न्यूनतम वेग कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग न्यूनतम अगर कितना होता है तो उस कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। यानी कि वायु में ध्वनि का जो वेग है वो मिनिमम कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप देकर के भी पूछा जा सकता है। सिंपली अगर ऐसे पूछता है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है तो भी हम कहेंगे 332 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि यदि मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दूं, 1 डिग्री, यानी कि 0 से 1 कर दिया, इसका मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर की वृद्धि हो गई। तो कहता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ाने पर फिर 1 से अगर मैं 2 करता हूं तो फिर 1 डिग्री टेम्परेचर की वृद्धि हो गई। टेम्परेचर हमारे पास 3 था और हमने 4 कर दिया तो फिर 1 डिग्री टेम्परेचर की वृद्धि हो गई। कहता है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है वो आपको बताना है। तो उसकी वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है
कि प्रत्येक डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ाने पर ध्वनि का वेग कितना बढ़ेगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 0.61 मीटर पर सेकंड से ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस लमसम जो बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि का वेग लगभग कितना था, 332 मीटर पर सेकंड। तो कहता है कि वो कौन सा तापमान होगा जहां ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप की कंपैरिजन में तुलना में डबल हो जाएगा। तो ध्वनि का वेग जो है डबल हो जाता है लगभग 819 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो क्वेश्चन अगर हमसे एक प्रकार से पूछता है या अगर ये हमसे क्वेश्चन आता है कौन से ताप पर, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन से ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप की तुलना में दुगना हो जाता है, जो कि कई दफा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वो कौन सा तापमान होगा जहां ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप की तुलना में लगभग डबल हो जाता है। तो वो तापमान आपको ध्यान रखना है और वो आता है 819 डिग्री सेल्सियस। यदि 819 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में ना हो तो दूसरा एक विकल्प दिया जा सकता है, वो लगभग ले लेते हैं 927, लेकिन मोस्टली जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो ये मिलता है 819 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापमान के ऊपर ध्वनि का वेग लगभग 0 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर जितना था उसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लगभग यानी कि 664। अब हम बात कर लेते हैं, इसका मतलब ध्वनि का जो वेग है वो दो तरीके से बढ़ रहा है। ध्वनि का जो वेग है यानी कि जो ध्वनि का वेग है v, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर द रूट टी, मीन्स तापमान। टी क्या है, तापमान। और दूसरा ध्वनि का वेग v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर द रूट डी। डी क्या है, घनत्व। घनत्व यानी कि यदि वायुमंडलीय स्थिति की बात करें तो एक जो पॉइंट आता है कि अगर मैं ये बात करूं कि ताप के बढ़ाने पर, ताप के बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ध्वनि का वेग बढ़ेगा। दूसरे पॉइंट अगर मैं इसके अनुरूप लिखूं, दाब के बढ़ाने यानी घनत्व के बढ़ाने पर घनत्व के बढ़ने पर ध्वनि का वेग वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली है। और अगर इसी चीज को हम ये कह दें कि अगर घनत्व घटाया जाए तो फिर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। घनत्व क्या होता है इसके बारे में हम बात कर चुके कई बार। घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटे में आयतन की, यानी किसी भी द्रव का जो मास है, द्रव्यमान और उसका वॉल्यूम, उसका रेशियो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो ये घनत्व की स्थिति से रिलेटेड पूछा जाता है ध्वनि के वेग की। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कि ताप के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा और घनत्व के बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट जाएगा। लेकिन तीसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, दाब, प्रेशर। यदि हम तापमान की बात ना करें, तापमान भी नियत है, घनत्व की भी बात ना करें, और अगर क्वेश्चन ये कहे कि दाब, प्रेशर, और यदि दाब को बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि भी दाब की बात करते हैं तो दाब के बढ़ाने पर ध्वनि के वेग के ऊपर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि दाब चाहे आप बढ़ाओ या फिर घटाओ, दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि का वेग जितना था उतना ही रहेगा, उसके वेग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां हम ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दाब के बढ़ने पर, दाब के बढ़ने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि दाब चाहे बढ़ा के आप डबल करिए चाहे घटा दीजिए, दाब के बढ़ने से या घटने से ध्वनि के वेग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा मीन्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा। यानी दाब के बढ़ने से ध्वनि का वेग अपरिवर्तित है, वही रहेगा, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये दो जो पॉइंट आए हमारे सामने, ताप बढ़ता है तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, और अगर घनत्व बढ़ता है तो ध्वनि का वेग घट जाता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ध्वनि का वेग, हमने बात करी कि निर्वात में क्या है ही नहीं, जीरो है। निर्वात में जीरो क्यों है? क्योंकि हमने बात करी कि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, और निर्वात का मतलब माध्यम का ना होना, और माध्यम का ना होने का मतलब ध्वनि का ना चलना, और ध्वनि का ना चलने का मतलब है ध्वनि का वेग क्या होना, जीरो होना। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, ध्वनि का वेग, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्वनि का वेग न्यूनतम किस में होता है? अगर यह क्वेश्चन आपसे आता है कि भाई ध्वनि का वेग न्यूनतम किस में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है वायु, ऑप्शन है ठोस, ऑप्शन है जल, और ऑप्शन है निर्वात। ये ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में अगर हमसे इस तरीके से पूछा गया कि ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता है कि बहुत से मोस्टली स्टूडेंट आंसर क्या देंगे, निर्वात, क्योंकि निर्वात में ध्वनि का वेग जीरो है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वायु, क्योंकि वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम आता है, और निर्वात में ध्वनि का वेग संभव ही नहीं है, और जब संभव नहीं हो तो उसमें सबसे कम नहीं बोलेंगे, वहां तो ध्वनि का वेग है ही नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज इट इज रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे कि इसमें न्यूनतम वर्ड अगर जुड़ जाए तो आपका आंसर होगा वायु, और अगर न्यूनतम की जगह इसमें वर्ड जुड़ जाए, ये न्यूनतम ना हो और इसकी जगह जुड़ जाए सर्वाधिक, अगर इसमें वर्ड जुड़ जाए सर्वाधिक और न्यूनतम ना हो, तब आपका आंसर ठोस हो जाएगा। और अगर इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए कि ध्वनि का वेग शून्य किसमें होता है, तब आपका आंसर बन जाएगा निर्वात। यानी कि अपने को यहां पर ध्यान देना है कि ध्वनि का वेग न्यूनतम पूछा जाए तो आंसर होगा वायु, ध्वनि का वेग अधिकतम पूछा जाए, सर्वाधिक पूछे तो ठोस, और ध्वनि का वेग अगर पूछे कि किसमें जीरो है यानी कि संभव नहीं है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा निर्वात। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, तो उस कंडीशन में एक प्रॉपर्टी काम करती है जिसको हम बोलते हैं ध्वनि का अपवर्तन। उससे पहले हम बात करें कि ध्वनि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है तो वो माध्यम का उपयोग करती है। माध्यम का जब उपयोग करती है तो ध्वनि का चलना संभव होता है, और जब ध्वनि का उत्पन्न होना संभव होता है तो हमारे कानों पर ध्वनि का पहुंचना संभव होता है, और जब ध्वनि का हमारे कानों तक पहुंचना संभव होता है तो कहता है वो कितना समय तक हमारे कानों तक पहुंचने में या कहिए कि कानों पर बरकरार रहता है। तो ध्वनि का असर मानव कानों पर कितने समय तक रहता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम हो तो आंसर क्या होगा, तो वो होता है कि 1/10 सेकेंड, मीन्स 0.1 सेकेंड तक रहता है। यानी मानव कानों पर ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकेंड तक रहता है। ये आपको ध्यान देना है, 0.1 सेकेंड बोल दे या फिर 1/10 सेकेंड कह दे, इतने समय तक हमारे कानों पर ध्वनि का असर रहता है। अगर इससे कम समय में ध्वनि उत्पन्न हुई हो और वो हमारे कानों तक पहुंचे तो वो उसको हम समझ नहीं पाएंगे, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आवाज का जो वर्ड्स थे वो क्या थे। यानी कि इतने समय तक हमारे कानों पर ध्वनि का असर बरकरार रहता है। अब बात करते हैं कि ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो उसको स्थिति को हम बोलते हैं ध्वनि तीव्रता, और ध्वनि तीव्रता यानी कि साउंड इंटेंसिटी। और ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए इकाई के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, और वो इकाई है डेसिबल, जो कि बेल का 10वां हिस्सा होता है जिसको डेसिबल बोला गया है। तो बेल के 10वें हिस्से को क्या कहा गया है, डेसिबल। और ये डेसिबल किसका मात्रक है, डेसिबल मात्रक यदि पूछता है तो ये मात्रक है किसका, ध्वनि तीव्रता का। तो अगला क्वेश्चन ये बन जाता है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक। अगर क्वेश्चन आता है कि ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई बताओ, ध्वनि तीव्रता को मापने का स्केल बताओ, ध्वनि तीव्रता को मापक स्तर बताओ, तो उसका आंसर हो जाएगा डेसिबल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन है। डेसिबल, जिसको सिंबल के तौर पे हम डीबी से डिनोट करते हैं, डीबी, डेसिबल। और ये बेल का 10वां हिस्सा है जिसको डेसिबल बोला गया है। ये ध्वनि तीव्रता को मापने का एक मात्रक है, यूनिट है, यानी कि इकाई है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम जो बोलते हैं हमारी आवाज कुछ स्थान तक जाती है, हो सकता है ज्यादा स्थान तक जाए, कुछ कम दूरी तय करे, लेकिन आवाज का जो स्तर है वो दूसरे के कानों तक जब पहुंचता है तो उससे ये अनुमान लगता है कि वो पता लगाता है कि आवाज हम तक कम पहुंची है या आवाज हम तक अच्छे यानी मीडियम रेंज में पहुंची है या अधिक रेंज में पहुंची है। तो उसको मापने का, एग्जैक्ट मापने का एक यंत्र है जिससे हम ये पता लगा पाए कि जो उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, चाहे वो जैसे कि आप क्रिकेट के मैच में देखते हो, विशेषकर कमेंट्री के दौरान जब एक बैट्समैन किसी बॉल के ऊपर प्रहार करता है और वो बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है, तो दर्शक जो होते हैं जिस फेवर के, यानी कि जिस टीम के फेवर के दर्शक होते हैं, वो वहां इंजॉय करते हैं, शोरगुल करते हैं। और जब वो शोरगुल उत्पन्न होता है तो उसमें आप देखते हो कि इसमें रीडिंग के तौर पर नीचे दिखा देता है कि दर्शकों के द्वारा उत्पन्न होने वाला शोर का जो मीटर है वो रेंज 120 डेसिबल है, 130 डेसिबल पार कर गया। यानी इसका मतलब वो माप के बता रहा है, वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो ये माप के बता रहा है कि जो साउंड अभी जनरेट हो रहा है वो कितने डेसिबल में आ रहा है। तो उसके लिए एक यंत्र है, उस यंत्र का यदि नाम पूछता है तो वो आपको मालूम होना चाहिए वो यंत्र कौन सा है, ऑडियोमीटर। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये बन जाता है, ध्वनि तीव्रता को
मापने वाला यंत्र अगर पूछे कौन सा है, जो ध्वनि तीव्रता को मापने का कार्य करेगा, अगर उस यंत्र की बात करें जो ध्वनि तीव्रता को मापने का काम करेगा, तो वो यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो उस यंत्र का नाम लेंगे ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर यानी कि जो हमारे आसपास का जो शोरगुल उत्पन्न होता है, जो भी ध्वनि उत्पन्न, चाहे वो फैक्ट्री के माध्यम से हो, चाहे वो किसी वाहन के माध्यम से हो, या किसी डीजे के साउंड के माध्यम से हो, या किसी भीड़ इकट्ठी हो रही हो और वहां उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला शोरगुल हो, उन सबको मापने के तौर पे एक माप के बता देगा कि ध्वनि का जो स्तर है वो कितना है। तो उस यंत्र का नाम क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कि ध्वनि का जो स्तर है, अभी हमने बात करी कि ध्वनि एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाती है तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी काम करती है। तो उसमें एक ध्वनि की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलेंगे ध्वनि का अपवर्तन। अब ध्वनि का जब अपवर्तन की बात हो तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आती है ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि के जब अपवर्तन की बात करते हैं तो इसमें ध्वनि के अपवर्तन में एक प्रॉपर्टी आती है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कि प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है कि एक माध्यम से जब प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने पथ से, अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, चाहे फिर वो नॉर्मल की ओर झुकता हो या फिर नॉर्मल से दूर हटता हो। उसी तरीके से ध्वनि भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसके पहुंचने का कुछ दायरा होता है। क्या होता है? उसके लिए हम दो चीजें चुनते हैं। एक होता है शुष्क वायु यानी कि ड्राई एयर, शुष्क वायु, और एक ले लेते हैं नम वायु, ह्यूमिडिटी एयर। शुष्क वायु यानी कि ड्राई वायु की एक प्रॉपर्टी के लिए हम यहां पर एक स्थिति बनाते हैं। यहां हम दिन की बात करते हैं, डे के समय, डे, और एक स्थिति हम यहां बना लेते हैं, यहां हम रात की बात करते हैं यानी कि नाइट। यहां खड़ा हुआ कोई व्यक्ति आवाज कर रहा है यानी कि शोर कर रहा है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो उसकी आवाज इस तरीके से चलेगी। इस तरीके से। और यहां अगर हम बात करते हैं तो यही व्यक्ति रात के समय जब यहां खड़ा होकर के आवाज करेगा तो उसकी आवाज इस तरीके से चलेगी। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? दोनों में हमें देखने से पता चल रहा है कि यदि दिन के समय कोई व्यक्ति हमारे पास है, इस सोर्स के पास, तो उसको यह आवाज सुनाई देगी, दूर वाले को यह आवाज सुनाई नहीं देगी। सेम वे रात के समय वही आवाज इस तरह से उत्पन्न की जा रही है तो नजदीक वाले को तो सुनेगी, लेकिन आप देख रहे हो कि दूर तक भी आवाज आ रही है। इसका मतलब दिन की तुलना में रात के समय आवाज का स्तर बढ़ गया। कारण एक प्रॉपर्टी काम कर रही है, वो ध्वनि की कौन सी? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इसका मतलब है कि दिन के समय आवाज नॉर्मल तक सीमित हो जाती है, यानी कि एक पास अभिलंब तक सीमित है, और रात के समय आवाज जो है वो दूर तक जा रही है, यानी कि सेपरेट हो रही है, फैल रही है। इसी प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? ध्वनि का अपवर्तन। अब यहां पे दो क्वेश्चन बन गए। दो क्वेश्चन कैसे बने? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में नम वायु में कितना होगा, तो नम में पूछे तो हम देख रहे हैं क्लियरली दिख रहा है कि दूर तक जा रही है, इसका मतलब अधिक होगा। और अगर मैं तुलना करूं कि नम वायु की तुलना में शुष्क वायु में ध्वनि का वेग कितना होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर ध्वनि नजदीक तक ही सीमित रही है,
नजदीक तक ही जा रही है, इसका मतलब ध्वनि का स्तर घट गया, तो हम यहां कहेंगे कि इसकी तुलना में ध्वनि का वेग इसमें कम होगा। तो यहां दो क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, नम वायु की तुलना में शुष्क वायु में ध्वनि का वेग कितना होगा। तो यहां हमारा आंसर क्या बन जाएगा, तुलना किससे हुई है, नम से। नम का मतलब रात के समय, रात के समय नमी का दायरा बढ़ जाता है दिन की तुलना में, इसलिए नम वायु की तुलना में। अब बात किससे कर रहा है, पूछ किससे में रहा है, शुष्क में। शुष्क का मतलब दिन के समय, दिन के समय नमी का दायरा घट जाता है, इसका मतलब शुष्क वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, कम होगा, कम होगा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन अगर यही आता है, इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से हम लें, दूसरा क्वेश्चन ये, शुष्क वायु की तुलना में, शुष्क वायु की तुलना में नम वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। हमने अब की बार बात करी कि वो शुष्क, यानी कि शुष्क का मतलब दिन के समय, दिन के समय नमी का दायरा कम हो जाता है, इसलिए वायु ड्राई हो जाती है। तो शुष्क वायु की तुलना में नम में, नम का मतलब रात के समय, रात के समय नमी का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है, तो कहता है कि ध्वनि का वेग कितना होगा। तो यहां स्पष्ट हम बता देंगे, और ध्वनि का वेग यहां क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा, यानी कि इस कंडीशन में ध्वनि का वेग अधिक होगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहां रात के समय ध्वनि कहां तक जा रही है, दूर तक जा रही है, और जब दूर तक जा रही है तो ध्वनि का दायरा क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर यह बन गया कि ध्वनि का वेग अधिक होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलेंगे ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब हम बात कर लेते हैं कि ध्वनि का स्तर जब बढ़ता है या कम होता है, उसके लिए मापने के लिए हमने एक यंत्र की बात करी। वो यंत्र कौन सा था, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम ये पता लगा पाते हैं कि ध्वनि का स्तर कितना है। उसके लिए हमारे कानों के लिए WHO एक संस्था है, जिन्होंने एक डाटा तैयार करके हमको बताया कि ध्वनि का स्तर इतने रेंज से इतने रेंज तक सबसे अच्छा होता है। कुछ रेंज उन्होंने ये बताया कि इससे ऊपर की रेंज हमारे लिए हानिकारक होती है, नुकसान करना शुरू कर देती है। तो अगर हम बात करते हैं WHO की, तो WHO के अनुसार, WHO क्या है आप सबको मालूम होगा। WHO एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम क्या है, जितनी भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो आप तक पहुंचाना, उस जानकारी को हमको अमल में लाना, अगर हमारे अनुकूल है तो उसका आप उपयोग करना, अगर अनुकूल नहीं है तो उससे हमको बचाव करना। तो ये सारी चीजें जो संस्था का काम होता है, वो कौन सी संस्था है, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस WHO ने हमारे कानों का एक डाटा तैयार किया और इन्होंने बताया कि हमारे कानों के लिए वो कौन सी ध्वनि का स्तर है जो सबसे उपयुक्त है। तो इन्होंने बताया कि ध्वनि का स्तर हमारे कानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेगा। तो वो स्तर कौन सा है, तो यहां अगर मैं लिखूं WHO के अनुसार,
WHO के अनुसार, अगर मैं बात करता हूं कि WHO के अनुसार ध्वनि का सर्वोत्तम स्तर, सर्वोत्तम स्तर, WHO के अनुसार ध्वनि का सर्वोत्तम स्तर, ध्वनि का सर्वोत्तम स्तर, तो वो क्या है? वो WHO ने बताया कि ध्वनि का सर्वोत्तम स्तर है 40 डेसिबल से लेके 50 डेसिबल डीबी। ये 50 डेसिबल है। यानी कि 50। WHO ने यह बताया कि 40 और 50 डेसिबल के बीच की अगर हम लिमिट लेंगे ना, तो वो हमारे कानों के लिए सबसे उपयुक्त होगी। यानी कि इस रेंज में अगर आप रहते हो तो आपके कानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ये सबसे उपयुक्त रेंज है। इसका अगर औसत की बात करें तो वो हो जाता है 45 डेसिबल, 45 डीबी। ये रेंज हमारे कानों के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। किसने बताया? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। दूसरा इन्होंने बताया ध्वनि का हानिकारक स्तर, हानिकारक स्तर। WHO ने कहा कि भी ध्वनि हमारे कानों को नुकसान करना शुरू कर देती है। और वो कितने स्तर से ऊपर की ध्वनि हमारे कानों को नुकसान करना शुरू कर देती है? तो वो WHO ने बताया 75 डेसिबल से ऊपर, चाहे फिर वो 80 डेसिबल की हो, चाहे फिर वो 85 डेसिबल की हो, या फिर 90 की हो, या 100 की हो, यानी कि 75 से ऊपर, 75 डेसिबल से अधिक। अबाउ 75 डेसिबल, यानी कि 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि तरंग आएगी वो हमारे कानों के लिए क्या होगी? नुकसानदेह होगी, हानिकारक होगी। इसके अलावा WHO ने एक डाटा तैयार किया, कुछ लोगों के ऊपर इन्होंने अमल में लाया कि कानों में ईयरफोन लगे जो व्यक्ति लगाते हैं उनके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया और उनका एक डाटा इस प्रकार से तैयार किया कि यदि कोई व्यक्ति उच्चतम आवाज, जैसे कि आप मोबाइल में ईयरफोन लगाते हो और वॉल्यूम जब इंक्रीज करते हो तो उसमें एक वार्निंग आ जाती है कि एक्सेसिव साउंड इज हियरिंग लॉस। ज्यादा साउंड यदि बढ़ाओगे तो आपके कानों को नुकसान करेगी। हम उसको टिक करते हैं और फिर आवाज के दायरे को क्या कर लेते हैं? और अधिक बढ़ा लेते हैं। जब ऐसा हम करते हैं तो जो ध्वनि का जो स्तर है उसकी वजह से हमारे कानों को एक नुकसान पहुंचता है। उस दौरान हमारे कानों की डेसिबल की जो लिमिट है लगभग 85 डेसिबल से ऊपर हो जाती है। तो WHO ने एक डाटा तैयार किया कि अगर कोई व्यक्ति उच्चतम आवाज में ईयरफोन के माध्यम से लगातार 6 से 7 घंटा रोजाना 4 से 5 महीने तक रूटीन फॉलो करता है तो उस व्यक्ति की कानों की सुनने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है, यानी कि वो बहरेपन की स्थिति में चला जाता है। बहरेपन की स्थिति का मतलब ये नहीं है कि वो उसको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देगा। उसका मतलब है कि वो पहले कम आवाज के स्तर को भी सुन लेता था, अब उस आवाज के स्तर को सुनने में वो असमर्थ हो जाता है, अब उससे ऊंची स्तर को ही वो सुन पाता है। तो यहां WHO ने बताया, यानी कि क्वेश्चन है WHO के अनुसार WHO के अनुसार मानव कानों के बहरेपन की स्थिति बन जाती है। वो कितने डेसिबल से ऊपर की स्थिति बनेगी? WHO के अनुसार मानव कानों के बहरेपन का स्तर।
तो WHO के अनुसार मानव कानों के बहरेपन का स्तर, यानी कि बहरेपन की स्तर की स्थिति कब बन सकती है, यदि वो 85 डेसिबल से ऊपर की लिमिट में रहता है। 85 dB से ऊपर, 85 डेसिबल से ऊपर। और एक क्वेश्चन यहां यह भी जनरेट होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से अपना संतुलन खो सकता है यदि वो लगातार 150 डेसिबल से ऊपर की लिमिट के संपर्क में रहता है, तो उसके मानसिक संतुलन की स्थिति खराब हो सकती है कि मानसिक रूप से व्यक्ति के पागलपन की स्थिति कब बन सकती है। व्यक्ति के मानसिक संतुलन, या फिर हम कहें पागलपन, व्यक्ति के मानसिक संतुलन या पागलपन की स्थिति का बनना वो कब होगा, जब वो 150 डेसिबल से ऊपर की लिमिट में रहे। यदि व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो जाए, या ये कहे कि मानसिक संतुलन के रूप में, या फिर ये कहे कि पागलपन की स्थिति का बनना, तो वो कब बनेगा, जब व्यक्ति के ध्वनि का जो स्तर है वो 150 डेसिबल को पार कर जाए। तो 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनि के स्तर को पार करने का मतलब है कि उसके मानसिक संतुलन का खराब होना, और मानसिक संतुलन का खराब होने का मतलब है कि वो मानसिक रूप से पागलपन की स्थिति में जा सकता है। तो ये ध्वनि हमारे लिए इस प्रकार की स्थिति में उत्पन्न कर देती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ध्वनि का जो स्तर है वो कुछ लिमिट बताई गई है। जैसे कि ध्वनि के स्तर की अगर बात करें, अगर दो व्यक्ति आपस में बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं तो उनका सामान्य स्तर क्या हो सकता है, आपसी बातचीत, आपसी बातचीत की जो लिमिट होती है वो 15 डेसिबल से 25 या 30 डेसिबल के इर्द गिर्द होती है। छोटे वाहनों की जो आवाज है उनकी जो ध्वनि का स्तर है वो लगभग क्या बनता है, छोटे वाहनों का स्तर जो बनता है वो आता है 40 डेसिबल से 60 डेसिबल के आसपास। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर जिसमें शोरगुल आता है, बड़े वाहन आ गए जहां पर म्यूजिक हाईली आवाज में साउंड में जनरेट हो रहा हो, तो उस सबको हम सम्मिलित करते हैं लाउड स्पीकर। और लाउड स्पीकर की हम अप्रोक्स जो लिमिट लेते हैं वो 90 डेसिबल से 110 डेसिबल के इर्द गिर्द लेते हैं, यानी कि यहाँ इस प्रकार की ध्वनि। इसके अलावा हैवीली ऑर्केस्ट्रा, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चिंग पैड, इनकी लिमिट 150 से ऊपर जाती है। तो ये कुछ ध्वनि का स्तर है। अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि के इसी विशेषता की बात करते हैं कि ध्वनि का जो स्तर है, जो अगर हमारे कानों को 75 से ऊपर की रेंज में मिलता है तो उस स्थिति में हमारे कानों का बहरेपन की स्थिति बन जाती है कि जब आपस में दो दोस्त बैठ करके 15 से 25 डेसिबल में बात कर लेते हैं, अब वही व्यक्ति अगर दोबारा से उस रेंज में बैठ करके बात करना चाहे तो उसके सुनने की क्षमता प्रभावित हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 15 डेसिबल की ध्वनि को अब सुनने में असमर्थ, तो पहले की तुलना में क्या हो गया, बहरेपन का शिकार हो गया। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं। अक्सर हमें ध्वनि के स्तर के ऊपर हम ये देखते हैं कि किसी की आवाज का भारी होना या किसी की आवाज का पतली होना, तो उसका कारण क्या है। तो उसके लिए हम दो चीजें देखते हैं। एक होता है माध्य आवर्ती, मीन फ्रीक्वेंसी, माध्य आवर्ती, और दूसरा होता है तारतव, पिच।
कहता है कि यहां आवाज के मोटी या पतले होने का कारण है ये दो फैक्टर्स। जिसकी माध्य आवृत्ति कम तो उसका तारतव भी कम, जिसकी माध्य आवृत्ति अधिक तो उसका तारतव भी अधिक। तो यहां पर दो पॉइंट बनते हैं, पुरुषों की माध्य आवृत्ति पुरुषों की जो माध्य आवृत्ति है वो पूछा कि भाई कितनी होती है, तो पुरुषों की माध्य आवृत्ति होती है 140 HZ हर्ट्ज। इसी प्रकार से यदि पूछता है महिलाओं और छोटे बच्चों की, दो पॉइंट है। पुरुषों की यदि माध्य आवृत्ति पूछता है मीन फ्रीक्वेंसी, तो वो होती है 140 हर्ट्ज HZ। और महिलाओं और छोटे बच्चों की माध्य आवृत्ति यदि पूछता है तो वो पुरुषों के कंपैरिजन में होती है डबल, यानी कि 280 हर्ट्ज। अब इसी के ऊपर दो क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन क्या कि पुरुषों की आवाज के अंदर भारीपन होना, मोटी आवाज होना, उसका कारण क्या है, और महिलाओं और छोटे बच्चों की आवाज का पतला होना, तीक्ष्ण होना, पैनी होना, तेज होना, इसका कारण क्या है। तो अक्सर हमें कई बार देखते हैं कि जब हम किसी भी अननोन पर्सन से बिना किसी देखे हुए स्थिति में कम्युनिकेट करते हैं तो हमें यह आभास हो जाता है कि आवाज किसी बच्चे की है या इतनी लमसम इतनी एज की आवाज है। इसका मतलब वहां से हमको पता चलता है कि आवाज का स्तर कैसा है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि किसी ध्वनि के आवाज यानी किसी भी ध्वनि के स्तर की बात करें तो आवाज का मोटी होना, तो यहां दो क्वेश्चन है, पुरुषों की आवाज का, पुरुषों की आवाज का मोटी होने का कारण क्या है। पुरुषों की आवाज का मोटी होने का कारण क्या है, तो उसका कारण हम बताएंगे माध्य आवृत्ति व तारतव का कम होना। यदि माध्य आवृत्ति और तारतव कम है, मीन फ्रीक्वेंसी और पिच यदि दोनों की दोनों कम है, तो हम कहेंगे कि उसकी आवाज क्या होगी, मोटी होगी। अब यही क्वेश्चन किसी जानवर पे भी लागू कर सकता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बनता है, छोटे बच्चों व महिलाओं की आवाज का पतली होने का कारण क्या है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि छोटे बच्चों व महिलाओं की आवाज का पतली होने का कारण बताओ, तो उसका कारण क्या हो जाएगा, तो उसका कारण होगा माध्य आवृत्ति
माध्य आवर्ती व तारतव का अधिक होना। यदि माध्य आवर्ती और तारतव कम है तो आवाज मोटी होगी, यदि माध्य आवर्ती और तारतव अधिक है तो आवाज पतली होगी, तीक्ष्ण होगी, तेज होगी। तो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शेर के दहाड़ने में और मच्छर के आवाज में, दोनों में डिफरेंस होता है। तो कहता है कि शेर की आवाज में भारीपन होता है और मच्छर की जो आवाज होती है उसके अंदर पैनापन होता है, यानी कि तीखापन होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी यहां यही देंगे कि शेर की जो माध्य आवर्ती है और तारतव है वो दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं। और जो मच्छर है उसकी माध्य आवर्ती और तारतव जो है वो क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए जिसकी माध्य आवर्ती और तारतव अधिक होगा उसकी आवाज तेज होगी, पैनी होगी, पतली होगी। जिसकी माध्य आवर्ती और तारतव कम होगा उसकी आवाज मोटी होगी, भारी होगी, यानी कि उसकी तुलना में। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि ध्वनि का जो स्तर है, यहां हमने आवाज की बात करी भी, आवाज के भारीपन होने का कारण, आवाज के पतले होने का कारण। इसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट आता है आवर्ती प्रेशर, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवर्ती फ्रीक्वेंसी, इसका मात्रक क्या है? जैसे अभी हमने बात करी भी आवर्ती कम तो तारतव भी कम, आवर्ती ज्यादा तो तारतव भी अधिक। तो यहां आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसको HZ से, आवर्ती को सिंपली हम इस प्रकार से लिखते हैं N इज इक्वल टू 1/T, यानी कि आवर्तकाल। तो इसको सिंपली हम पर सेकंड से भी लिखते थे और वर्तमान में हम इसको क्या लिख रहे हैं? HZ, हर्ट्ज में। तो आवर्ती का मात्रक हो जाता है हर्ट्ज, HZ, यानी कि राउंड पर सेकंड, उसको क्या बोला जाता है? आवर्ती। अब आवर्ती परिसर के अंतर्गत ध्वनि तरंग को हम 3 नाम देकर के अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो आवर्ती परिसर के अंतर्गत ध्वनि तरंग, आवर्ती परिसर के तहत ध्वनि तरंग हम 3 नाम देते हैं। एक होती है अवसर्वे, अवसर्वे तरंग, दूसरी होती है सर्वे, और तीसरी होती है प्रासर्वे। ये 3 प्रकार की जो तरंगों की बात करेंगे आवर्ती परिसर के अंतर्गत, हम सबसे पहले बात करते हैं अवसर्वे तरंग। अवसर्वे तरंग वो होती है जिनकी लिमिट, जिनकी आवर्ती की रेंज 0 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज के बीच में हो, या इसको हम ऐसे कहें 20 से नीचे हो, 20 HZ से कम, या फिर सिंपली इसको ये कह सकते हैं 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, यानी कि जिनकी लिमिट 0 से लेके 20 के बीच में होगी ना, उन तरंगों को क्या नाम देंगे? अवसर्वे। इंफ्रासोनिक साउंड वेव कह दो या सिंपली इंफ्रासोनिक वेव्स, यानी कि लिमिट है 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि इससे नीचे जितनी भी तरंग आएगी वो कहलाएंगी अवसर्वे तरंग। सेकंड प्रकार की तरंगे लेते हैं जिनकी लिमिट, जिनको हम बोलेंगे सर्वे। कहता जिनकी, यानी कि ऑडियोबल वेव्स, जिनकी लिमिट 20 से तो ऊपर हो और 20,000 से नीचे हो, यानी कि यहां इसकी लिमिट होती है 20
हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जिनकी लिमिट 20 Hz से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 Hz से 20 किलो हर्ट्ज तक, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ये ध्वनि तरंगों के अंतर्गत दूसरा पार्ट हो गया। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट आता है, तीसरी जो ध्वनि का रूप आता है वो आता है प्रासर्वे, प्रासर्वे तरंग। प्रासर्वे जो तरंग होती है इसकी जो लिमिट आएगी वो आती है 20,000 Hz से अधिक। जिन ध्वनि तरंगों की लिमिट 20,000 Hz से ऊपर होगी उन तरंगों को क्या कहेंगे? प्रासर्वे तरंग बोलेंगे। यानी कि 20,000 Hz से ऊपर है तो इस तरंगों को, इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली तरंगों को हम क्या बोलेंगे? प्रासर्वे तरंग। तो इस प्रकार से अब इस पे कुछ एक दो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हम बात करें मानव कानों का सर्वे प्रास कितना होता है? मानव कानों का सर्वे प्रास कितना होता है? तो मानव कानों का सर्वे प्रास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये लिमिट है। मानव कान कौन सी तरंगों को सुन पाने में असमर्थ है? तो ये भी आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। मानव कान मानव कान कौन सी तरंगों को सुन पाने में असमर्थ है? यानी जिन तरंगों को हम नहीं सुन सकते तो वो तरंगें कौन कौन सी हैं? दो हैं, अवसर्वे तरंग व प्रासर्वे। अवसर्वे तरंग व प्रासर्वे तरंग। हमारे कान ना तो अवसर्वे तरंग को सुन सकते ना ही प्रासर्वे तरंग को। तो ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो हमारे कानों का जो लिमिट की सर्वे प्रास कितनी है कि हम 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz तक के बीच की तरंगों को ही सुन पाने में समर्थ है, और दूसरा हम जिस तरंग को नहीं सुन सकते वो है अवसर्वे और प्रासर्वे तरंग। तो थैंक्स, ये था आपका महत्वपूर्ण टॉपिक। तो एसके बुक्स के लिए, इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स भी सभी दुकानों पे यानी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती से संबंधित और सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।